नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आज बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया और इस प्रथम चरण के आखिरी 3-4 दिन में दोनों गठबंधनों ने अपना पूरा जोर लगाया। अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, रेखा गुप्ता, देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी की भी पूरी टीम उतरी। नीतीश कुमार, हालांकि मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई कि नीतीश कुमार इस पहले प्रचार में अकेले ही नजर आए ज़्यादातर जगह कर, और उनके जो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री थे वो तो उनसे ज़्यादा मोदी जी के साथ नजर आए। खैर, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, राहुल गांधी ने मिलकर संयुक्त रैलियों से शुरुआत की और बाद में अपना अपना प्रचार किया, तो कांग्रेस ने भी अपना पूरा असला बिहार में उतार दिया था। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत, जो भी बड़े बड़े नाम हैं। और इस प्रचार के दौरान एक चीज़ बिल्कुल क्लियर दिख रही कि प्रचार तो अभी चलेगा, अब दूसरे चरण का चलेगा। पहले चरण की 121 सीटों पर ख़त्म हो गया, लेकिन बिल्कुल क्लियर दिख रहा था कि बीजेपी का जो प्रचार वो फोकस था मेनली महिलाओं पर, खास करके महिलाओं को जो 10,000 रुपये दिए उसको लेकर, और जंगल राज लालू प्रसाद यादव का, और कांग्रेस को गाली देने या कांग्रेस पे सारा ब्लेम डालने पर उस पे रहा फोकस। नीतीश कुमार का प्रचार मैं देख रहा था, वो अपनी 20 साल की जो कमाइयां हैं या जो कामयाबियां हैं वो ज़रूर गिनवाते हैं, लेकिन साथ ही लालू प्रसाद यादव या आरजेडी के शासन का भी कंपैरिजन करते हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन का, उसमें भी क्लियर था कि महिला और युवा दो ग्रुप, दो जो ये आप कह सकते हैं जो वोट है वो मेन फोकस में थे। जब राहुल गांधी का मेन फोकस दिख रहा था युवाओं पर है, तो प्रियंका गांधी महिलाओं पर फोकस कर रही थी। तेजस्वी यादव महिलाओं को लेकर कई बार, 2-3 बार अलग अलग बड़े बड़े जो है घोषणाएं कर चुके, बड़े बड़े दावे कर चुके, बड़े बड़े वादे कर चुके। तो क्लियर था, कहा भी जा रहा है कि बिहार में इस बार का चुनाव महिलाएं और युवा तय करेंगे। महिलाओं से उम्मीद ज़्यादा एनडीए को है, युवाओं से उम्मीद ज़्यादा महागठबंधन को है। तो ये लड़ाई पहले दौर में दिखी है और दूसरे दौर में भी मुझे लगता है कमोवेश यही रहने वाली है। राहुल गांधी की बात क्योंकि कर रहे हैं कि आज जो पहले चरण के आखिरी दौर में उन्होंने 3 सभाएं करी, 3 सभाएं उन्होंने बिहार में की, और वही जो अंदाज़ उनका इस बार बिहार चुनाव में है, उसी अंदाज में तीखा प्रहार बीजेपी, आरएसएस और नीतीश कुमार पर किया, लेकिन साथ ही फोकस उनका युवा है, देश के युवा है। और मोदी जी युवाओं को लेकर क्या क्या झूठे ताने गने या झूठा ताना बाना बनाते हैं, माफ़ कीजिएगा, उस पर फोकस रहा। लेकिन राहुल गांधी को शायद अभी पता नहीं है कि जो बिहार में वो युवाओं से जो बातें कर रहे हैं उसका इंस्टेंट असर भी होने लगा है। जी हाँ, राहुल गांधी जो युवाओं के सामने सवाल खड़े कर रहे हैं ना, वो सवाल सही में असर करने लगे। देखिए, मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ कि राहुल गांधी मोदी जी के उस बयान को लेकर युवाओं के सामने प्रश्न पूछते हैं कि जहां मोदी जी ने कहा था कि मैंने डाटा सस्ता किया हमारी सरकार ने, और ताकि बिहार के युवा रील बनाए, पैसे कमाए, उसको लेकर जो राहुल गांधी सवाल उठाते हैं ना कि भाई ये रील और सस्ता डाटा क्यों आपको बेचा जा रहा है, पहले राहुल गांधी का वो सवाल सुनिए। तो प्रधानमंत्री आके आपसे ये कह रहे हैं कि मैंने डेटा इतना कम दाम पे आपको दिलवा दिया, आपको मेरा धन्यवाद करना चाहिए। और ये कर क्यों रहा है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि आप 24 घंटा रील बनाओ, इंस्टाग्राम देखो, फेसबुक देखो, और जो सच्चे सवाल हैं, रोजगार का सवाल, पेपर लीक का सवाल, शिक्षा का सवाल, यूनिवर्सिटी कॉलेज का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, यह सवाल मत पूछो। तो एक प्रकार से बिहार के युवाओं को एक नया नशा दिया जा रहा है।
ये हर रैली में राहुल गांधी ने ये वाला सवाल उठाया है, लेकिन इसका असर, राहुल गांधी अपने भाषण में क्या कह रहे हैं कि भाई मोदी जी आपको फ्री डाटा इसलिए दे रहे हैं ताकि आप सवाल ना पूछ सके, आप रोज़गार का, स्वास्थ्य का, इंफ्रास्ट्रक्चर का ये सवाल ना पूछ सको, इसलिए आपको रील में झोंक दिया जाता है, रील की आदत लगा दी है, फ्री इंटरनेट की, सस्ते इंटरनेट की आदत लगा दी है। लेकिन राहुल जी चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, कांग्रेस वालों मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत से लोगों ने देखा भी होगा कि इसका असर हो रहा है, इंस्टेंट असर हो रहा है। उदाहरण के लिए आपको एक बिहार का एक इंसिडेंस बताता हूँ, दिखाता हूँ, वीडियो दिखाता हूँ आज आपको, जहाँ एक युवा सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री है बिहार के और ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री है उससे कैसा और कितना तीखा सवाल पूछ रहा है कि इन दोनों नेताओं से जवाब देते न बना और वहाँ से भाग खड़े हुए। हॉस्पिटल आदि के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं सर आप कभी कुछ? यहाँ का क्या समस्या का समाधान होगा कि नहीं सर? क्या है, क्या व्यवस्था है वहाँ? व्यवस्था तो फिलहाल हाँ? ललन बाबू के पास इतनी अच्छी पदवी है, 8700 करोड़ का बजट है इनके पास एक साल में, जो कि 40,000 करोड़ का होता है 5 साल में। क्या उसका क्या कर रहे हैं? उस पैसे का कहाँ जा रही है वो धनराशि? 5 विधानसभा है, कोई जवाब नहीं। कोई जवाब दीजिए, हम लोग भी वोट करते हैं, ये मोकामा के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? जवाब दीजिए। है ना इंस्टेंट असर। राहुल गांधी कहते हैं इसलिए आपको दिया जा रहा है कि ताकि आप सवाल ना पूछ सके, और बिहार के युवाओं ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। और ये बात तो तय है कि अगर बिहार के युवाओं ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है तो इन सवालों के जवाब जिनसे देते नहीं बन रहे हैं उन्हें अब जवाब 14 तारीख को मिल जाएगा जब मतपेटियां खुलेंगी। ये भी बात तय है। और इसीलिए शायद ललन सिंह का एक और आज का कारनामा लोगों के सामने आया, जहां पर वो खुलेआम अपने समर्थकों से विरोधियों को घर से बाहर ना निकलने देने का आह्वान करे कि उन्हें किसी भी हाल में घर से बाहर नहीं निकलने देना है, जिस पर बाकायदा बाद में जो डीएम है पटना के, उन्होंने कार्रवाई भी की, एफआईआर भी दर्ज की है। देखिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पटना का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि वीडियो फुटेज की जांच की गई और वीडियो फुटेज सही पाया गया है और ललन सिंह के खिलाफ बाकायदा एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है इस वीडियो पर। एक नेता हाथी तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घर में बात करती थी। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में बात यहीं तक नहीं रुकती। एक और कांड आज बीजेपी के लिए भारी पड़ा कि मोदी जी के चहेते, किसी ज़माने में चहेते थे अफसर, उसके बाद रिटायर हुए, फिर बीजेपी से चुनाव लड़ा और केंद्रीय मंत्री भी रहे। इस बार उन्हें मंत्री नहीं बनाया, आर.के. सिंह। उन्होंने, जो बिहार की राजनीति में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, बिहार के रहने वाले, उन्होंने एबीपी न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में 62 करोड़ का घोटाला हुआ है, बिजली विभाग ने घोटाला किया है, इसकी सीबीआई जांच की मांग की है। घोटाला ये है कि अडानी से महंगे रेट पर बिजली खरीदी जाएगी और 62 करोड़ का उसमें घोटाला हुआ है। और बाकायदा एबीपी न्यूज़ ने ये वीडियो चलाया भी और बाद में सोशल मीडिया हैंडल से एबीपी चैनल ने ये वीडियो हटा दिया। ये अलग बात है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस वीडियो के आने से हड़कंप तो मचा। इस वीडियो को लेकर विपक्ष ने सवाल तो बहुत उठाए, इस वीडियो को लेकर विपक्ष को मसाला तो खूब मिल गया। अब मसाला मिला है, जाहिर सी बात है, जैसे बीजेपी को मसाला मिलता है तो वो पूरा भुनाते हैं, उसका सवाल पूरे पूछते हैं। तो जब ये आर.के. सिंह, जो खुद बीजेपी के इतने वरिष्ठ नेता है, इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं तो विपक्ष कैसे पीछे रहता। वो भी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सवाल तो पूछने थे भाई, और वो भी तीखे। एक कोई ललन सिंह जी हैं, क्या बोल रहे हैं सुना आपने कि विपक्ष के कैंडिडेट को चुनाव के दिन बाहर मत निकलने दीजिएगा। सुना, अभी एफआईआर हुई। आप ही लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं मैं कि आपने दबाव डाला कि एफआईआर हुई।
और आप पर भी दबाव कम नहीं है। माफ कीजिएगा, आज सुबह एक प्रतिष्ठित चैनल ने, यहां है वो शायद, एक वीडियो डाला। आरके सिंह जो कि स्वयं ऊर्जा मंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा कि 62,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, पावर स्कैम, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इन्हीं की पार्टी के आला नेता हैं, इससे पहले आला अफसर रहे हुए हैं, ऊर्जा मंत्री रहे हुए हैं, जो कह रहे हैं सोच समझ के बोल रहे होंगे। पता नहीं आप पर क्या दबाव आया, वो वीडियो गायब। हमारे वरिष्ठ नेता है अशोक गहलोत जी, तो इन्होंने हमें कुछ सिखाया है, वो वीडियो हमने रख लिया था, तो गायब कर भी दें तो निश्चिंत रहिए वो वीडियो है। बहुत बड़ा घोटाला, सीएजी की रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी, 70,000 करोड़ का घोटाला, लेकिन प्रधानमंत्री के कान पर जूं भी नहीं रेंगती, जवाब देना पसंद ही नहीं करते। सवाल आपने पूछे, हमने पूछे, लगातार पूछ रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं। खैर, राजनीतिक शुचिता का ध्यान रखते हुए हमें अपना प्रचार करना चाहिए, हम सब वही कोशिश करते हैं, लेकिन इस देश का राजा नजरअंदाज करता है राजनीतिक शुचिता को, वो आप सबने देखा। खैर, इस तरह से गुजरा बिहार के चुनाव प्रचार का पहला दौर खत्म हुआ। और अगर पहले दौर के चुनाव प्रचार को अगर आप देखें, एनालाइज करें, हालांकि मोदी शाह पहले पहुंच गए थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी देर से पहुंचे, लेकिन फिर भी पहले दौर के प्रचार का आप अगर निष्कर्ष निकालें तो आपको क्लियरली दिखता है कि महागठबंधन एनडीए पर भारी रहा है, क्योंकि एनडीए में खास करके जेडीयू यानी नीतीश और बीजेपी के बीच में दूरियां, नीतीश और मोदी के बीच में दूरियां, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा रहा। और दूसरा, जिस तरह से पहले ही दौर में महागठबंधन ने तेजस्वी को सीएम का उम्मीदवार घोषित करके एक लंबी छलांग लगाई, उसके बदले में बीजेपी या एनडीए गठबंधन वो छलांग नहीं लगा पाया, बल्कि अमित शाह का ये कहना कि विधायक तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये उल्टा और जेडीयू को और जेडीयू के कैडर को नाराज़ कर गया। इसीलिए शायद नीतीश कुमार अकेले चुनाव प्रचार करते नज़र आ रहे हैं और नीतीश कुमार अपनी सरकार की कामयाबियां गिना रहे हैं। हाँ, कहीं कहीं आखिर में ज़रूर ये कह देते हैं कि केंद्र सरकार से भरपूर सहयोग मिल रहा है, और वो कहना भी उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनकी सभाओं में बीजेपी के लोग भी आते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी आते हैं, तो ये कहना ज़रूरी है, इसलिए वो कहते हैं। अदरवाइज़ उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने नाम पर चुनाव प्रचार करने का फैसला ले लिया है, जबकि इधर बीजेपी चाहे कोई भी हो उसमें भाषाई स्तर पर पहले ही चरण में भाषाई स्तर पर बहुत निचले लेवल की भाषा इस्तेमाल की है, चाहे वो रवि किशन हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, कोई भी हो। देखिए, योगी आदित्यनाथ जैसे इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव को पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम से संबोधित, बंदर, 3 बंदर कहते हैं, तो जाहिर सी बात है उसका रिएक्शन भी आना था। और जब बीजेपी के नेताओं को रोस्ट करने की बारी आती है तो अखिलेश यादव मेरे हिसाब से सबसे आगे हैं विपक्ष के नेताओं में। अखिलेश यादव ने भी तुरंत जवाब दिया कि जो लोग आईना देख कर आते हैं उन्हें हर तरफ बंदर नज़र आते हैं, बंदर की टोली में बैठा दिए जाएं तो अलग नज़र भी नहीं आते हैं। तो ये जैसा सवाल पूछोगे, जिस भाषा का इस्तेमाल करोगे, जवाब उसी भाषा में मिलेगा। लेकिन जब आप कोई ऐसी बात बोलते हैं तो ये देखना चाहिए कि आप किस पद पर बैठे हैं। देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर बैठे हैं, और देश के प्रधानमंत्री जब कनपट्टी और कट्टे की जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो आज की डेट में जो चुनाव होते हैं वो भाई साहब सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं रहते जहाँ चुनाव है, प्रदेश तक सीमित नहीं रहते या उस सीट तक सीमित नहीं रहते, पूरे देश तक सीमित रहते, पूरे देश का, पूरे इंटरनेशनल यानी विदेशों तक उनकी बातें होती हैं, उनकी खबरें होती हैं, क्योंकि हिंदुस्तानी तो हर जगह पर है और मीडिया है, सोशल मीडिया का ज़माना है, खबर एक जगह तक सीमित नहीं रहती आज के ज़माने में। तो जब दूसरे देशों के लोग सोचते होंगे, सुनते होंगे कि एक देश का प्रधानमंत्री एक विधानसभा चुनाव में किस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, तो आप खुद सोचिए कि भारत की इमेज फिर उनके दिमाग में क्या बनती होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके वीडियो लाइक करने से हमारे वीडियो को
बहुत मदद मिलती है। कमेंट बॉक्स में आपकी राय बेहद कीमती है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुजारिश हाथ जोड़ के है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। अगर ज़्यादा अच्छा वीडियो लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करना। नमस्कार।